नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज की इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग का भाग 3 पढ़ने चलेंगे। आइए शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के भिन्न प्रकार के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के भिन्न प्रकार को देखा था कि कितने तरीके के प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला था उत्पादन संबंधी समस्याएं, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको अंग्रेजी में मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक सारे उन प्रश्नों को हल किया है जिसमें आपको समीका बनी बनाई मिलती थी, लेकिन इन समस्याओं को हल करते समय आपको इनमें से ही समीका को ढूंढना पड़ेगा और उन समीका को हल करके इस तरीके के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको उत्पादन संबंधी समस्याएं समझाई थी पिछली वीडियो में, जो कि क्या होती है। आइए जल्दी से इस विधि को समझ ले। दोस्तों, उत्पादन संबंधी समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न उत्पादनों के कितने नग बनाने में एक निश्चित जनशक्ति, मशीन के घंटे, प्रत्येक नग के निर्माण में व्यय, श्रम के घंटे, माल भंडारण गोदाम में प्रत्येक उत्पादन को रखने के लिए स्थान आदि को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके, उससे संबंधी समस्याओं को हम लोग उत्पादन संबंधी समस्या के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, और इसमें हम लोगों ने दो समस्याएं और पढ़ी थी। दूसरी थी आहार संबंधी समस्याएं और तीसरी थी परिवहन संबंधी समस्याएं। दोस्तों, जब हम लोग इसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, उत्पादन संबंधी समस्या के ऊपर प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम भी कहा जाता है उत्पादन संबंधी समस्याओं को। इसके ऊपर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जो कि है एक निर्माणकर्ता कंपनी उत्पाद के दो नमूने ए और बी बनाती है। नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हर एक नग को बनाने के लिए 9 घंटे श्रम के लगते हैं और 1 घंटा पॉलिश के लिए लगता है। जबकि नमूना बी के प्रत्येक नग के लिए उसको 12 श्रम घंटे लगते हैं तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 हैं। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8000 तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12000 का लाभ कमाती है। ओके दोस्तों, नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे दो उत्पाद दिए हुए हैं, एक है ए और एक है बी। ए उत्पाद के हर एक नग को 9 घंटे श्रम में लगते हैं और 1 घंटा पॉलिश के लिए लगता है। उत्पाद बी के प्रत्येक नग को 12 घंटे श्रम में लगते हैं और 3 घंटे पॉलिश के लिए लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ये दो चीजें हैं, दो उत्पाद है। उसके बाद ये कह रहा है कि अब हमें सबसे पहले, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज निकालनी है इसमें से, जो कि होगी वो z। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने सबसे पहले हमें यहाँ पे निकाल के दिखाया था z, इवन वहां पे दिया हुआ था z। यहाँ पे हमें z दिया हुआ है जिसका हमें अधिकतम और जिसका हमें न्यूनतमीकरण निकालना है। तो दोस्तों, हमें न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण किसका निकालना है इस क्वेश्चन में? यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कि यहाँ पे ये बोला हुआ है नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ, यानी प्रॉफिट का। तो दोस्तों, हमें ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट कितना। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8000 तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12000 का लाभ कमाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो z की वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार होगी।
मान लीजिए कि नमूना ए के नगों की संख्या x है और मान लेते हैं नमूना बी के नगों की संख्या जो है वो y है। तो दोस्तों इसलिए कुल लाभ कितना हो जाएगा, 8000 x का यानी उत्पाद A का प्लस 12000 y का यानी उत्पाद B का। ओके दोस्तों, उसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो z होगा वो क्या होगा, z बराबर 8000 x प्लस 12000 y, क्योंकि हमें वही z मानना है जिसका हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालना है। तो हमें इस चीज का अधिकतमीकरण इस प्रश्न में निकालना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रदत्त समस्या का गणितीय सूत्रीकरण निम्नलिखित है। ओके दोस्तों, ये चरण 1 हो गया। चरण 2 में हमने क्या सीखा था, जितनी भी समीकरण दी होगी उसको बराबर के लिए लिखना है। तो दोस्तों समीकरण को निकालने के लिए हमें निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास पहली समीकरण बनेगी 9x प्लस 12y जो कि लेस देन इज इक्वल्स टू 180 होगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि उत्पाद A के लिए नग जो बनते हैं उसमें 9 श्रम घंटे लगते हैं और उत्पाद B के लिए 12 घंटे लगते हैं। ओके दोस्तों, और जो कि इसमें दिया हुआ है बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे जो होंगे वो 180 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये समीकरण आ गई। दोस्तों इस समीकरण को हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल्स टू 60। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारे गणने के व्यवरोध। ये हो गई पहली समीकरण। दूसरी के लिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उसके लिए 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है x के लिए यानी उत्पाद A के लिए, और 3 घंटे लगते हैं उत्पाद B यानी y के लिए। तो आ गया x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 30। 30 कैसे आया, उसने बोला है पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे जो होंगे उसके पास कितने होंगे, 30। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास ये आ गई पॉलिश के व्यवरोधों के लिए दूसरी समीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमने जो नॉर्मली प्रश्नों में किया है वो ये है x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे ऋणोत्तर व्यवरोध। ये हो गई तीसरी समीकरण। अब दोस्तों हम क्या करते थे, इन समीकरण को हम लोग क्या करते थे, बराबर के लिए रखते थे। तो दोस्तों ये हमने दोनों समीकरण लिखी, z का मान लिखा और पहली समीकरण को 3x प्लस 4y जो कि लेस देन इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया 3x प्लस 4y बराबर 60। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने x के लिए इसके अंदर 0 की वैल्यू पुट कर दी। तो जब हमने इस समीकरण के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारे पास आया 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी समीकरण के अंदर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 60। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आई 20। ओके दोस्तों, जब हमने इस तरीके का सॉल्व किया था x की वैल्यू 0 रखी थी तो हमारे पास बिंदु आया था 0,15। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास बिंदु आया 20,0। इसी प्रकार समीकरण x प्लस 3y विच इज लेस देन इज इक्वल्स टू 30 उसको भी हमने बराबर के लिए रखा। आया हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। उसके बाद हमने x की वैल्यू 0 पुट करी। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारे पास आया 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। उसके बाद जब हमने पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10 और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी इसके अंदर तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये दो बिंदु आ गए 0,10 और 30,0। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे चरण तीसरा। चरण तीसरे में क्या था, जितने भी बिंदु हमने ज्ञात की हैं उसको हम लोग चित्र पर दर्शाएंगे यानी ग्राफ पर दर्शाएंगे। पहला बिंदु है 0,10 दर्शाया हमने यहाँ पे, और दूसरा बिंदु है 30,0 और दोनों ही बिंदुओं को आपस में रेखा के द्वारा जोड़ दिया। ओके दोस्तों, तीसरा बिंदु है हमारे पास 0,15 और चौथा बिंदु हमारे पास 20,0। इन दोनों ही बिंदु को हमने इसमें भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोस्तों अब ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये वो बिंदु है
जो दोनों ही रेखा को बीच में काट रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरसेक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। दोस्तों, इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए आपको दोनों ही समीका को 3x + 4y जो कि लेस देन इज इक्वल्स टू 60 था और x + 3y जो कि लेस देन इज इक्वल्स टू 30 था, उन दोनों को ही बराबर के उस तरफ रखना पड़ेगा और इसको समीका का नाम देना पड़ेगा। हमने इसको दिया समीका 1 और इसको दिया हमने समीका 2। दोस्तों, अब समीका 2 के अंदर x की वैल्यू को निकाला जो कि आई 30 - 3y और उसको यानी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। जब हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो हमारे पास आया 3 गुना 30 - 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 90 - 9y प्लस 4y बराबर 60। उसके आगे जब हल किया तो हमारे पास आया 90 - 60 बराबर 9y - 4y और y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने y की वैल्यू यानी 6 हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करी। इक्वेशन 1 यानी 3x + 4y इज इक्वल्स टू 60 के अंदर जब हमने y की वैल्यू 6 को पुट किया तो हमारे पास आई x की वैल्यू 12 यानी x की वैल्यू आई 12। तो दोस्तों, यहां से हमें बिंदु के दोनों ही पॉइंट यानी x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी ज्ञात हो गई। x की वैल्यू आई 12 और y की वैल्यू आई 6। तो दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर ये जो वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आई 12,6 और इसको हमने नाम दे दिया बिंदु E का। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हमें इसका फिजिबल एरिया निकालना है यानी सुसंगत भाग। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों समीका को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली समीका जिससे हमारे पास रेखा बनी 0,10 और 30,0 जो की थी x + 3y विच इज लेस देन इज इक्वल्स टू 30। इसका मतलब ये है कि 30 से कम होनी चाहिए x + 3y की वैल्यू और उसके बराबर। तो इसका मतलब जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और दूसरी रेखा जिसका नाम है 3x + 4y विच इज लेस देन इज इक्वल्स टू 60, जिससे हमारे पास दो बिंदु आए, बिंदु A और बिंदु C। बिंदु A था 0,15 और 20,0। इसके अंदर इसके कहने का मतलब ये था कि 3x + 4y की जो भी वैल्यू रखनी है आप रखो, लेकिन उसका जो मान आना चाहिए 60 के इक्वल और 60 से छोटा आना चाहिए, यानी इसके लिए भी अंदर वाला पार्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों ही लाइन के अंदर अगर हम देखें तो कॉमन यानी उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला जो मैंने आपको लाल कलर से करके दिखाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो रीजन होगा वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें इन्हीं बिंदुओं की मदद से, जो जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है यहाँ पर 0,0 और 0,10 और 12,6 और 20,0 जो हमारे कोणीय बिंदु हैं, उसको रखकर इसका अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, जैसा कि प्रश्न में शुरुआत में दिया हुआ था। ये हमने सारे मानों को रखा और z की वैल्यू के अंदर जो कि थी 8000x + 12000y, उसके अंदर हमने इन सारे कोणीय बिंदुओं का मान रखा, यानी x की जगह x का मान रखा, y की जगह y का मान रखा। दोस्तों, जब हमने इस कोणीय बिंदु 0,10 को रखा 8000x + 12000y में, तो z की वैल्यू आई 1,20,000। 12,6 रखने पर आई 1,68,000। 20,0 रखने पर आई 16,000। तो दोस्तों आपको देख के पता चल रहा है कि अधिकतमीकरण, अधिकतम वैल्यू जो है, अधिकतम संख्या जो आई है वो कहां पे आई है, z की वैल्यू 1,68,000। वो भी कौन से बिंदु पे आई है, 12,6 पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 12,6 पर z का अधिकतम मान 1,68,000 रुपए पाते हैं। अतः कंपनी को नमूना A के 12 नग तथा नमूना B के 6 नगों के उत्पादन पर अधिकतम लाभ कमाने के लिए करना चाहिए और अधिकतम लाभ 1,68,000 होगा। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की आलेखीय विधि यानी कौन सी विधि से हमने प्रश्न को हल किया है आज, उत्पादन संबंधी समस्याएं। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग आहार संबंधी समस्या यानी डाइट प्रॉब्लम को, और उससे अगली आने वाली वीडियो में हम लोग परिवहन संबंधी समस्या यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधी समस्याओं के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपको और भी विस्तार में इस उत्पादन संबंधी समस्याओं को हल करना है तो आप अपनी कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पुस्तक का भी प्रयोग करके उसके अंदर के प्रश्नों को अच्छे से अपने घर पे हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।